वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 381 माय वाइफी फॉरवर्ड। वर्तिका उन दोनों को इग्नोर करके बेला के पास गई। वो क्यूटली बेड पर लेट गई। फिर उसने संतुष्टि के साथ धीरे धीरे क्यूटली मुस्कुराते हुए बेला के सीने से लगकर कहा, माय मम्मा। वर्तिका की पूरी हरकत देखने के बाद और आखिर में उसकी पॉसेसिव बातें सुनने के बाद बेला, रेयांश, आदित्य तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर वो तीनों ठहाका मारकर हंसने लगे। वर्तिका उन तीनों की हंसी सुनकर पहले पल में तो कंफ्यूज हो गई, मगर दूसरे पल में वो भी उन तीनों के साथ अपने आप ही क्यूटली खिलखिला कर हंसने लगी। हालांकि उसे नहीं पता था वो क्यों हंस रही है, मगर फिर भी वो ऐसे हंस रही थी जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। शायद इसी को असली मासूमियत और बचपना कहते हैं। वो तीनों हंस ही रहे थे। तभी कार्तिक उस रूम में दाखिल हुआ। उन चारों को एक साथ इतने खुशी से हंसता देखकर कार्तिक की आईब्राउज आपस में जुड़ गई। अपनी लाइफ में उसने कभी भी इतने लोगों को एक साथ ऐसे हंसते हुए नहीं देखा था। कार्तिक जहां भी जाता था वहां लोग डर कर चुप हो जाते थे, मुंह से एक भी शब्द निकालने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। हंसना तो दूर की बात थी, एक साथ इतने लोगों को हंसते हुए देखना कार्तिक के लिए किसी अजूबे से कम नहीं था। हालांकि कार्तिक को यह सिनेरियो अच्छा लग रहा था। अपनी पूरी फैमिली को एक साथ इतना खुश देखकर कार्तिक के दिल को सुकून मिल रहा था। कार्तिक को देखकर आदित्य अपनी जगह से उठा। बेड पर खड़े होकर आदित्य ने क्यूटली हंसते हुए कार्तिक को कहा, डैडी, आपको पता है बेबी ने क्या किया? हम दोनों मॉमी को हक करके सो रहे थे, मगर बेबी आई। उसने आदि का और रे ब्रो का बाल पकड़ा। फिर उसने हम दोनों को धक्का देकर मॉमी से दूर कर दिया और खुद मॉमी को हक करके बोली, माय मम्मा। देखिए कैसे अब मॉमी को हक करके सो रही है। बेबी बहुत ज्यादा पॉसेसिव है। आदित्य की बात सुनकर कार्तिक की आंखें सिकुड़कर छोटी हो गई। उसने आदित्य से नजर हटाकर वर्तिका की ओर देखा। वर्तिका बेला के ऊपर फैलकर सोई हुई थी। उसके छोटे से रेड लिप्स पर जंग जीतने वाली मुस्कान थी। उसके नाजुक गालों पर पड़ने वाले डिंपल्स उसे बेहद ही क्यूट और अडोरेबल लुक दे रही थी। कार्तिक चलकर बेड के करीब आया। उस किंग साइज बेड पर आराम से 5 हटे कट्टे लोग सो सकते थे। कार्तिक बेला के करीब आकर रुक गया। उसने झुककर वर्तिका को जबरदस्ती बेला के ऊपर से उठाकर बेड की दूसरी साइड लेटा दिया। वर्तिका अब पाउट बनाए हुए कार्तिक को बुरी तरह घूरे जा रही थी। उसे कार्तिक का बेला से उसको दूर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। कार्तिक बेड पर बेला के बराबर में लेट गया। फिर उसने बेला को अपने बाहों में भरकर कहा, माय वाइफी। जैसे को तैसा, आदित्य क्यूटली हंसते हुए बोला। फिर वो कार्तिक के ऊपर जाकर उससे लिपट कर सो गया। अब कार्तिक, बेला, आदित्य एक साथ किसी प्यारे फैमिली की तरह एक दूसरे को कडल करके सो रहे थे, और रेयांश और वर्तिका बेड की दूसरी साइड से उन तीनों को बागी नजरों से घूरे जा रहे थे। बेला इस बीच चुपचाप थी। वो कुछ नहीं बोल रही थी, मगर इस वक्त उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। कुछ तो ऐसा भी चल रहा था जिससे कार्तिक पूरी तरह अनजान था। वर्तिका ने उन तीनों से अपनी नजरें हटाकर रेयांश की ओर देखा। रेयांश अपने बाजू का तकिया बनाए हल्के पेट के बल बेड पर लेटा हुआ था। वर्तिका ने अपना छोटा सा सर घुमाकर कई बार कार्तिक, बेला, आदित्य और फिर रेयांश की ओर देखा। किसके पास जाऊं और किसके पास ना जाऊं, इस बात को लेकर वर्तिका शायद थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। आखिर में वर्तिका ने बागी होने का सोचा, इसीलिए वो रेयांश के पास आई। पहले उसने बेड पर अपना एक घुटना टिकाया, फिर वो लुढ़क कर रेयांश के बराबर में लेट गई। धीरे धीरे खसक कर वर्तिका रेयांश के करीब आई और आखिर में वो रेयांश के सीने में दुबक कर कार्तिक को घूरने लगी। बेला ने वर्तिका और रेयांश को देखा, जो विद्रोहियों की तरह उससे दूर लेटे हुए थे। वो दोनों एक साथ बड़े ही प्यारे दिख रहे थे, खास रेयांश के सीने में दुबक कर। कार्तिक को घूर रही छोटी सी वर्तिका तो ऐसी दिख रही थी
जैसे वो आंखों ही आंखों में कार्तिक के साथ ऐसी जंग लड़ रही हो जिसका अंत कट्टी पर आकार खत्म होने वाला था। बेला से अब खामोश नहीं रहा गया। उसने मुस्कुराते हुए रेयांश और बर्तिका से कहा, बेबी आप दोनों इधर आओ, मम्मी के पास। हम सब आज एक साथ सोते हैं, ओके। बेला की बात सुनकर रेयांश ने बर्तिका को कोल्ड वॉइस में कहा, चलो मम्मी बुला रही, उनके पास चलो। रेयांश की बात सुनकर बर्तिका ने नाराजगी के साथ पाउट बनाकर हल्की क्यूट चाइल्डिश वॉइस में कहा, नहीं बेबी, गुस्सा बाद में हो लेना, अबे चुपचाप चलो मेरे साथ। बर्तिका की बात सुनकर रेयांश बोला। फिर वो बर्तिका को जबरदस्ती उठाकर बेला के पास ले आया। रेयांश को हल्की हल्की नींद आ रही थी। वो आराम से अपनी मम्मी के सीने से लगकर सोना चाहता था। आदित्य तो कार्तिक के सीने से अपना सर छुपाए हुए ऑलरेडी सो भी चुका था। बर्तिका भी ना चाहते हुए रेयांश के साथ बेला और कार्तिक के करीब आई। रेयांश जहां बेला के सीने से लगकर जल्दी जल्दी सो गया, वही बर्तिका को आंखों से नींद गायब थी। वो ऑलरेडी बहुत घंटे सो चुकी थी। कार्तिक से भी उसने कट्टी कर लिया था, इसीलिए वो चुपचाप कार्तिक और बेला के बीच में बेड पर लेटी हुई थी। बेला ने रेयांश का सर सहलाते हुए कार्तिक से पूछा, कार्तिक निशा कहाँ है? तुमने उसके साथ कुछ किया क्या? बेला के सवाल पर कार्तिक ने बिना इमोशन के उसके सिल्की बालों में अपनी सख्त उंगलियां मूव करते हुए ठंडे स्वर में कहा, मैंने उसे वहां पहुंचा दिया वाइफी, जहां उसे होना चाहिए। तुम उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। कार्तिक बात सुनकर बेला को उसके बातों के पीछे छिपा मतलब समझ आ चुका था, इसीलिए उसने कार्तिक से आगे निशा के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा। कुछ मिनट की खामोशी के बाद बेला ने कार्तिक से कहा, कार्तिक हम। कार्तिक का जवाब सुनकर बेला ने कहा, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है, क्या तुम मेरे साथ उस इंसान से मिलने चलोगे? बेला की बात सुनकर कार्तिक ने शांत लहजे में कहा, हम क्यों नहीं? कार्तिक का जवाब सुनकर बेला ने कहा, अक्षत जी को भी साथ में ले लेना, मुझे लगता है उन्हें भी उस इंसान से मिलना चाहिए। आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड डियर रीडर्स। कल से मैं बड़े चैप्टर दूंगी, बस कमेंट करके याद दिला देना। वेल, तरुण का सीक्रेट भी रिवील होगा। Chapter 382 वेरी पावरफुल। फॉर फॉरवर्ड। बेला के सवाल पर कार्तिक ने बिना इमोशन के उसके सिल्की बालों में अपनी सख्त उंगलियां मूव करते हुए ठंडे स्वर में कहा, मैंने उसे वहां पहुंचा दिया वाइफी, जहां उसे होना चाहिए। तुम उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। कार्तिक बात सुनकर बेला को उसके बातों के पीछे छिपा मतलब समझ आ चुका था, इसीलिए उसने कार्तिक से आगे निशा के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा। कुछ मिनट की खामोशी के बाद बेला ने कार्तिक से कहा, कार्तिक हम। कार्तिक का जवाब सुनकर बेला ने कहा, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है, क्या तुम मेरे साथ उस इंसान से मिलने चलोगे? बेला की बात सुनकर कार्तिक ने शांत लहजे में कहा, हम क्यों नहीं? कार्तिक का जवाब सुनकर बेला ने कहा, अक्षत जी को भी साथ में ले लेना, मुझे लगता है उन्हें भी उस इंसान से मिलना चाहिए। बेला की बात सुनकर कार्तिक ने अपनी पलकें झुकाकर कुछ पल बेला को गौर से देखा, मगर उसने बेला से यह नहीं पूछा कि वो उसे और अक्षत को किस इंसान से मिलवाना चाहती है। दोबारा अपनी आंखें बंद करते हुए कार्तिक ने कहा, ठीक है, मैं उसे बोल दूंगा। कार्तिक का जवाब सुनने के बाद बेला कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने अचानक कहा, मुझे लगता है तुम्हें अभी उस इंसान से मिल लेना चाहिए। चलो, मैं अभी तुम्हें उसके पास ले चलती हूँ। बच्चे भी अभी सो रहे हैं, अभी जाना बेटर होगा। बेला की आवाज इम्पेशेंट थी। ऐसा लग रहा था जैसे बेला कार्तिक और अक्षत को उस इंसान से मिलवाने के लिए डेस्परेट हो। कार्तिक ने बेला की बातों पर आराम से कहा, ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं अक्षत को कॉल करके बुला लेता हूँ। हम
ओके। बेला रेयांश को खुद से हल्का दूर करने के बाद बेड से उठी। उसने कार्तिक का टी शर्ट पहन रखा था जो उसके घुटनों तक आ रही थी। कार्तिक की ढीले बैगी ब्लैक टी शर्ट में बेला बेहद ही क्यूट दिख रही थी। उसकी स्लिम फिगर को देखकर कोई नहीं कह सकता था वो 3 बच्चों को मां है। आज भी बेला टीनेजर की तरह रिफाइंड, यूथफुल और चार्मिंग दिखती थी। बेला क्लोजेट से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। उसे शावर लेकर अच्छे से फ्रेश होना था। बेला के जाने के बाद कार्तिक के काम फेशियल एक्सप्रेशंस एकदम से बदल कर डार्क हो गए। हालांकि बता पाना मुश्किल था कार्तिक क्या सोच रहा है। वर्तिका को अपने गोद में लेकर कार्तिक बेड से उठा। उसने रेयांश और आदित्य को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया। फिर वो रूम से अटैच्ड बालकनी में चला आया। कार्तिक ने अपना फोन निकालकर रॉकी का नंबर डायल किया। एक रिंग के बाद ही रॉकी ने कॉल रिसीव कर लिया था। चेयरमैन सर। कॉल कनेक्ट होते ही कार्तिक ने ठंडे लहजे में कहा, कुछ लोगों को अभी के अभी इंडिया बुलाओ। जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सबकी सेफ्टी सिक्योर करो। मुझे हर एक फैमिली मेंबर्स की सिक्योरिटी में कम से कम 100 लोग चाहिए। कम से कम 100 लोग, वो भी पर पर्सन। रॉकी ने कार्तिक के कहे शब्दों को दोहराया। फिर वो हक्का बक्का रह गया। हर एक फैमिली मेंबर्स की सिक्योरिटी में 100 लोगों को हायर करने का मतलब था पूरे फैमिली मेंबर्स की सिक्योरिटी में 10,000 से ज्यादा लोगों को हायर करना। हालांकि रॉकी के लिए 10,000 स्किल्ड लोगों को हायर करना कोई बड़ी बात नहीं थी। रॉकवेव की पर्सनल आर्मी ही कई लाखों में थी। यहां तक कि कहा जाता था सिर्फ अपनी पर्सनल आर्मी के दम पर रॉकवेव यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना को एक साथ कुछ चंद घंटों के भीतर अपने कब्जे में कर सकती थी। रॉकी के लिए कुछ हजार आर्मीज को फैमिली मेंबर्स की सिक्योरिटी के लिए लगाना कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर रॉकी को समझ नहीं आ रहा था आज अचानक उसका चेयरमैन ऐसा करने को क्यों कह रहा है। ऐसा सिर्फ अतीत में एक बार हुआ था, 12 साल पहले जब मिस्टर रुद्र की मौत हुई थी। रॉकी ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर कार्तिक से पूछा, चेयरमैन सर, क्या कुछ बुरा हुआ है या फिर कुछ बड़ा होने वाला है। रॉकी के सवाल पर कार्तिक ने बिना इमोशन के कहा, कुछ बड़ा या बुरा ना हो, इसीलिए मैंने तुम्हें ये करने को बोल रहा हूं। अब सबसे ज्यादा स्किल्ड लोगों को भेजो यहां और ट्रेजर्स की खोज बंद कर दो। कार्तिक की बात सुनकर हैरान रॉकी पहले से कई गुना ज्यादा हैरान हो गया। सब कुछ का समझ आता था, मगर ट्रेजर्स की खोज बंद कर देना, ये कुछ ऐसा था जो रॉकी ने सुनना एक्सपेक्ट नहीं किया था। अबे तो बिल्कुल भी नहीं। ट्रेजर्स पूरे रॉकवेव की बैकबोन थी, पावर हाउस थी। उन्हें ऐसे ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अपनी हैरानी जताते हुए रॉकी ने बोला, ट्रेजर्स की खोज बंद कर दो। मगर चेयरमैन सर, ट्रेजर्स का ज्यादा देर तक गलत हाथों में रहना सही नहीं है। अगर उन लोगों ने उसकी कॉपीज बना ली तो। रॉकी की बात सुनकर कार्तिक के फेशियल एक्सप्रेशंस डार्क हो गए। उसका ऑरा भी धीरे धीरे भयानक हो उठा था। कार्तिक के शोल्डर पर अपना छोटा सा सर टिकाकर कार्तिक को घूर रही वर्तिका वातावरण में अचानक बढ़ते ठंडक को महसूस कर खुद में सिमट गई। उसने अपना छोटा सा सर भी डरकर कार्तिक के गर्दन में छुपा लिया था। कार्तिक ने अपने गुस्से को काबू करके वर्तिका का पीठ सहलाते हुए डार्क वॉइस में कहा, जितना कहा जाए सिर्फ उतना करो रॉकी। तुम्हें सिर्फ मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने हैं, मुझे लेसन या एडवाइस नहीं देनी है। कार्तिक की आवाज में छिपा गुस्सा भांपकर रॉकी जल्दी से बोला, ओके चेयरमैन सर, ओके, मैं अभी करता हूँ। आपने जो कहा है वो सब मैं अभी करता हूँ। कार्तिक ने आगे कुछ नहीं कहा। रॉकी का कॉल डिस्कनेक्ट करने के तुरंत बाद कार्तिक ने किसी दूसरे इंसान का नंबर डायल किया। कॉल कनेक्ट होते ही फोन की दूसरी साइड से किसी की कठोर आवाज आई, चेयरमैन सर। कार्तिक ने ठंडे लहजे में उस इंसान से पूछा, कहाँ है वो इस वक्त। कार्तिक के सवाल का जवाब देते हुए फोन की दूसरी तरफ से किसी ने कहा, चेयरमैन सर, वो तो अब जेट में बैठ चुका है। उसकी जेट आधे घंटे पहले ही मुंबई से रवाना हुआ है। अभी वो आसमान में ही होगा।
कार्तिक ने इस पर कुछ पल की खामोशी के बाद मुस्कुराते हुए कहा, जाओ उठा कर ले आओ उसे मेरे ब्लैक विला। अब मैं इसकी बचकानी हरकतों से ऊब चुका हूं। इसका खेल खत्म करने का वक्त आ चुका है। कार्तिक के ऑर्डर पर दूसरी साइड से किसी ने कठोर लहजे में कहा, ओके चेयरमैन सर। दूसरी कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद कार्तिक ने आखिर में 2 लोगों को कुछ मैसेज किया। फिर वो वापस बेडरूम में लौट आया। बेला अब तक शावर लेकर बाहर आ चुकी थी। कार्तिक के वापस रूम में लौटते ही बेला ने कहा, कार्तिक लाओ मुझे बर्तिका को दे दो, मैं इसे फीड करा देती हूँ। तुम तब कुछ पहन लो। हम ठीक है, कार्तिक ने कहा। फिर वो बर्तिका को बेला के गोद में देकर क्लोजेट रूम में टी शर्ट पहनने चला गया। बेला भी बर्तिका को लेकर नीचे किचन में दूध रेडी करने चली आई। बेला जब बर्तिका को बोतल से फीड कराते हुए किचन से बाहर आई, तब उसने देखा कार्तिक की मॉम लीसा, दादाजी और दादी माँ सब एक साथ लिविंग एरिया में काउच पर बैठे हुए हैं। उन लोगों के साथ अक्षत भी था। बेला ने उन लोगों के पास आकर मुस्कुराते हुए पूछा, आप लोग अचानक यहाँ? बेला के सवाल पर लीसा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हमें पता चला रेयांश और आदित्य यहाँ आए हुए हैं, इसीलिए हम लोगों ने सोचा क्यों ना यहाँ आकर उन दोनों से मिल लिया जाए। लीसा की बात सुनकर बेला ने उनके बराबर में सामने वाली काउच पर बैठते हुए कहा, वो दोनों अभी सो रहे हैं मॉम। मुझे लगता है आप लोगों को उन दोनों से मिलने के लिए थोड़ा वेट करना होगा। अब तो शाम भी हो गई है, क्यों ना आज रात आप लोग यही रुक जाए, इसी बहाने हम सब साथ में डिनर भी कर लेंगे। बेला की बात सुनकर दादी माँ ने उसकी बातों में सहमति जताते हुए कहा, हाँ, ये आइडिया बुरा नहीं है। हम सबको साथ में वक्त बिताए हुए भी काफी समय हो गया है, इसी बहाने हम सब आपस में थोड़ा वक्त भी बिता लेंगे। दादी माँ की बात सुनकर आखिर में दादाजी और लीसा ने भी आज रात वही रुकने का डिसाइड किया। सब आपस में बातें कर ही रहे थे। उसी वक्त कार्तिक नीचे आया। बर्तिका अब लीसा की गोद में थी। कार्तिक को देखते ही दादाजी ने गंभीर भाव के साथ कहा, कार्तिक, कल की पूजा आप भूले तो नहीं है? नहीं, मुझे याद है, कार्तिक ने बिना इमोशन के जवाब दिया। बेला ने उन दोनों की बातें सुनकर कंफ्यूजन में पूछा, पूजा? कल किस चीज की पूजा है? मुझे इस बारे में पता क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कभी आपको इस बारे में बताया नहीं श्रेया, दादा माँ ने बेला के सवाल पर कहा। फिर उन्होंने बेला का कंफ्यूजन दूर करते हुए आगे कहा, हमारे परिवार में हर 5 वर्ष बाद भगवान परशुराम की पूजा की जाती है। ये बहुत भव्य पूजा होती है। हमारे परिवार में शुरू से ही भगवान परशुराम की बहुत मान्यता है। इस पूजा में हम बाहरी लोगों को भी इनवाइट करते हैं। दादी माँ की बात खत्म होते ही कार्तिक ने उन तीनों से बिना इमोशन के कहा, बर्तिका का ख्याल रखिएगा, हमें एक जरूरी काम है, हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। ठीक है। दादाजी रॉकवेव से रिलेटेड बातें जानते थे, इसीलिए उन्होंने कार्तिक को जाने से नहीं रोका। दूसरी तरफ बीच आसमान की ऊंचाई में एक लग्जरियस प्राइवेट जेट के अंदर तरुण सीट पर लीन होकर बैठा हुआ था। जहां उसके होठों के बीच सुलगता हुआ शिगार फंसा था, वही उसके एक हाथ में फोन था और दूसरे में रेड वाइन की ग्लास। तरुण ने रेड वाइन की सिप लेते हुए अपने फोन में चेयरमैन के नंबर से आया हुआ मैसेज पढ़ रहा था। उस मैसेज में लिखा हुआ था, वेलकम टू द हेल डियर ब्रदर। तरुण को उस मैसेज का मतलब समझ नहीं आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसका जानी दुश्मन उसे डियर ब्रदर क्यों बोल रहा है। तरुण को ख्यालों से बाहर लाते हुए उसका फोन तेजी से रिंग हुआ। तरुण ने कॉल रिसीव किया तो फोन की दूसरी साइड से जॉन की परेशान आवाज आई, बॉस, पलक गायब है, वो मेंशन में नहीं है, शायद वो कहीं भाग गई है। जॉन की बात सुनकर तरुण का जबड़ा कस गया। उसने गुस्से में फोन और रेड वाइन की ग्लास उठाकर फ्लो पर फेंक दिया और दांत पीसते हुए कहा, पलक, 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 मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? आखिर तुम में इतनी हिम्मत आई कहां से?
मैं अब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगा। पलक के बारे में सोच सोचकर तरुण का दिल गुस्से की आग में जलने लगा था। पलक उसकी वो फेवरेट टूल थी जो उसे सबसे ज्यादा पसंद थी। पलक भाग गई है, इस एक सोच मात्र से तरुण का दिमाग पूरी तरह खराब हो गया था। हमेशा से पलक को टॉर्चर करके तरुण को संतुष्टि मिलती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे वो पलक के जरिए चेयरमैन को टॉर्चर कर रहा है, मगर अब पलक भाग गई थी। तरुण ने गुस्से में अधजले शिकार को भी अपनी मुट्ठियों में मसल दिया। ठीक उसी वक्त जेट अंदर तेजी से रेड अलार्म बजने लगा। उस रेड अलार्म का मतलब था खतरा। अलार्म बजने के ठीक 1 सेकंड बाद एक क्रू मेंबर ने भागते हुए आकार तरुण से घबराई हुई आवाज में कहा, बॉस, हमें चारों तरफ से घेर लिया गया है। क्रू मेंबर की बात सुनकर तरुण की भवें तन गई। वो लोग किसी रोड पर नहीं थे जहां उन्हें घेर लिया जाए। वो लोग आसमान की ऊंचाई में थे, वहां उन्हें कोई कैसे घेर सकता है। तरुण ने ठंडे लहजे में क्रू मेंबर से पूछा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बकवास बातें क्यों बोल रहे हो? क्या तुम्हें मरना है? तरुण की गुस्से भरी आवाज सुनकर क्रू मेंबर डरते हुए बोला, बॉस, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूं। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप विंडो से खुद बाहर देख लीजिए। क्रू मेंबर की बात सुनकर तरुण ने विंडो से बाहर देखा, मगर बाहर का नजारा देखते ही तरुण की ठंडी आंखें हैरत से भर गई। जो आसमान कुछ वक्त पहले तक खाली था, अब वहां सैकड़ों एयरक्राफ्ट्स उतर आई थी। उन एयरक्राफ्ट्स में फाइटिंग जेट से लेकर कई अलग तरह ही एयरक्राफ्ट्स थी। पूरा आसमान खचाखच अनगिनत एयरक्राफ्ट से भर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में एयरक्राफ्ट्स का मेला लगा हो। तरुण की प्राइवेट जेट को उन सभी एयरक्राफ्ट्स ने चारों तरफ से घेर रखा था। सिर्फ तरुण के जेट के पायलट की एक चूक और तरुण के जेट के चिथड़े उड़ जाने वाले थे। बाहर का डरावना नजारा देखने के बाद तरुण अचानक सीट से सर टिका कर ठहाका मारते हुए हंसने लगा। तरुण ने पागलों की तरह हंसते हुए अपनी थाई पर हाथ मारकर कहा, बहुत पावरफुल, बहुत ज्यादा पावरफुल। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था चेयरमैन। तुम आदमी वाकई कमाल के हो। सिर्फ मुझे पकड़ने के लिए तुमने पूरे आसमान को एयरक्राफ्ट से भर दिया। तुम तो बड़े पागल हो यार। आगे क्या होगा जानने के लिए